तो हम लोग का आज अध्याय इकाई 6 चालू होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो वैश्वीकरण देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्थाओं का एक समन्वय है। अर्थव्यवस्थाओं का एक समन्वय है जिसके अंतर्गत श्रम, पूंजी, तकनीक, ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान, इन सारे चीजों का निर्बाध रूप से पूरे दुनिया में प्रवाह होता रहे। जैसे कि आज हमारे यहाँ कैंसर का उपचार नहीं होता है, तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से डॉक्टर यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं, यानी घर बैठे हम इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हम सोचते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल खरीदेंगे, तो हमारे दुकान में अगर उपलब्ध नहीं है तो हम मॉल चले जाते हैं, और मॉल में केवल इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का माल पसरा हुआ है। तो सारी दुनिया एक गांव के रूप में सिमट कर रह गया है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वैश्वीकरण कहते हैं। यानी भूमंडल पर जितने भी देश हैं, अब उसकी कोई व्यापारिक सीमा नहीं है, वह एक छोटे से बस्ती के रूप में, गांव के रूप में उभर कर सामने आ गया है। तो हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण क्या है। क्वेश्चन लिखिए, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? तो लिखिएगा, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं कॉमा प्रौद्योगिकी कॉमा पूंजी और श्रम, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी, पूंजी एवं श्रम या मानवीय पूंजी का भी, निर्बाध प्रवाह हो सके, निर्बाध प्रवाह हो सके। क्वेश्चन लिखिएगा, निजीकरण क्या है? निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है। जैसे एक बात चल रहा था कि
कहा था कि रेलवे को निजी कंपनी के हाथ में दे दिया जाएगा। तो निजी कंपनी के हाथ में देने का मतलब है कि 3 तरह की व्यवस्था होगी। पहला सरकारी प्रबंध होगा, दूसरा जो निजी कंपनी होगा वह तय करेगा कहां का भाड़ा कितना लेना है, कहां कितना सेट करना है, कितने कर्मचारियों को रखना है, कितने कर्मचारियों को भगाना है। वह निजी कंपनी अपना निजी लाभ ज्यादा देखता है। सार्वजनिक कंपनियां कर्मचारियों के लिए हित का ज्यादा बात सोचता है, लेकिन निजी कंपनी अपना हित ज्यादा सोचता है। उस हालत में क्या होगा, भागलपुर का किराया 20 भी कर सकता है और भागलपुर से सुल्तानगंज के बीच में हो सकता है वह कहीं गाड़ी रोक करके टिकट जांच कर ले। निजी कंपनी नहीं देखेगा कि आप कौन हैं और आपको कहां भेजना है। 2-3 तरह का जुर्माना लगेगा, उसका अलग जुर्माना लगेगा, सरकार का अलग जुर्माना लगेगा। बिजली कंपनी को प्राइवेट कर दिया गया। क्या हो रहा है, 24 घंटे बिजली तो मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एनर्जी बिल ज्यादा आ रहा है। एक माह का वेतन नहीं दीजिएगा, 1 माह का पेमेंट नहीं कीजिएगा, अगला महीना तुरंत लाइन कट जाएगा। फिर लाइन जुड़वाने के लिए अलग से पैसा दीजिए। सो काउज बताइए। तो निजीकरण में क्या होता है, उदारवादी विचारधारा का लोप हो जाता है। इसमें निजी हित ज्यादा देखा जाता है। लिखिए, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों, सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा, लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। जैसे उदाहरण लीजिए, आपको बजाज कंपनी की गाड़ी सूट कर गई, आपको टीवीएस सुजुकी अच्छा लगता है, आपको यामाहा ग्रुप का गाड़ी अच्छा लगता है। किस गाड़ी को ज्यादा आप पसंद करते हैं आप तय कीजिए। लेकिन अगर यदि मान लीजिए कि कोई विदेश की कंपनी है यामाहा, अगर यदि उसका दाम भारत में बहुत ज्यादा हो जाए, टीवीएस ग्रुप का गाड़ी का दाम बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम लोग वही होंडा और होंडा ग्रुप की जितनी भी गाड़ी है वही खरीदेंगे। तो सरकार से यह आशा रखा जाता है इन कंपनियों के द्वारा कि जब हम भारत में यह गाड़ी लॉन्च करेंगे, भारत में यह गाड़ी उतारेंगे, तो वहां हमको लाइसेंस के लिए झमेला नहीं करना होगा, तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा। कितना गाड़ी बेचना है, कितना खरीदना, कितना क्या करना है, इसके लिए कोटा तय नहीं होगा। अगर कोटा होगा भी तो मेरे इज्जत का ख्याल रखते हुए करेगा कोटा तय। तो वही परमिट बनाना, लाइसेंस, कोटा, इन सारी चीजों को अगर आराम से सरकार दे दे तो कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर के बिजनेस कर सकती है। इसी को उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा जाएगा कि आप उदार कितने हैं, हमारी कंपनियों के प्रति आप कितने उदार हैं। अगर यदि आप उदारीकरण अपनाइएगा तो आपके देश में कोई भी कंपनी आकर के बिजनेस करेगा और आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी आती है तो सरकार को भी पैसा देती है और फिर जनता को भी राहत मिलना चाहिए और फिर विश्व स्तरीय सामान भी हमको उपलब्ध हो जाता है।
इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। तो क्वेश्चन लिखिएगा, वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? तो लिखिएगा, वैश्वीकरण के निम्नलिखित 5 प्रमुख अंग हैं। 5 प्रमुख अंग हैं। पहला है व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का बेरोक-टोक आदान प्रदान होता है। बेरोक-टोक आदान प्रदान होता है। नंबर 2, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। पूंजी का निर्बाध प्रवाह। लिखिए, इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब हुआ कि भारत में पूंजी की कमी है। जापान अमीर देश है, अमेरिका विकसित देश है, तो अमेरिकी कंपनी यहां अपना पूंजी लगा देगा। पूंजी लगाने के लिए स्वतंत्र है, तो पूंजी का निर्बाध प्रवाह होगा, तब न विश्व व्यापार फलेगा फूलेगा। हमारे देश में पैसा कम है, हम विदेशी कंपनी को आमंत्रित कर लिए हैं, विदेशी कंपनी अपना पूंजी लेके आएगा। फायदा क्या होगा कि हमारे श्रमिकों को काम मिलेगा, हमारे बेरोजगारों को काम मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी आती है तो अपने अधिकारियों को लेकर के आता है, श्रम को साथ लेकर के नहीं आता है। श्रम भी लाता है तो उच्च तकनीक का श्रम आता है, और जो मजदूरी करने वाले हैं, जो आधारभूत ढांचा तैयार करने वाले हैं, वह लेबर मजदूर कहां से आएगा? हमारे देश का लगेगा। इससे क्या होता है कि विश्व व्यापार जहां फलता फूलता है, हमारे कामगारों को भी काम मिलता है। आप सुनते होंगे कि 28 लाख बिहारी बाहर से आ रहा है। क्या कर रहा था बिहारी 28 लाख बाहर में? ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ही कारखाना तैयार कर रहा था। कहीं भवन निर्माण हो रहा था, कहीं अपार्टमेंट बन रहा था, कहीं मॉल बन रहा था। इसमें काम करते हैं मजदूर। तीसरा हुआ प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह।
प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि टेक्नोलॉजी को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी का बेरोक-टोक एक देश से दूसरे देश में दूसरे देशों में आदान प्रदान होता रहता है। अगला है श्रम का बेरोक-टोक प्रवाह, श्रम का बेरोक-टोक प्रवाह। और पांचवा है पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। क्वेश्चन लिखिए, वैश्विक गांव किसे कहते हैं? ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है। सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है। उसे ही वैश्विक गांव कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण, अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया,
इंफोसिस, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, टाटा मोटर्स इत्यादि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है और इससे बहुत बड़ा मुनाफा कमाती है। निवेश क्या है? लिखिए परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका संक्षिप्त नाम है WTO। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? तो लिखिए, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार को उदार बनाना है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। 2006 ईस्वी तक इसके 149 देश सदस्य थे। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। उत्तर लिखिएगा, विकास के वर्तमान दौर में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और
और ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत का उपभोक्ता बाजार बहुत बड़ा है, अतः भारत में वैश्वीकरण की नितांत आवश्यकता है। अतः वैश्वीकरण के पक्ष में कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देके डैश दीजिए। इसके अंतर्गत भारत जैसे विकासशील देशों देश में विदेशी पूंजी आमंत्रित होती है। विदेशी पूंजी आमंत्रित होती है। विदेशी पूंजी आमंत्रित होती है। नंबर 2, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। देखिए, जब भारत जैसे विकासशील देश में प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास होगा। तीसरा है नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। इसके अंतर्गत नए तकनीक भारत में विदेशों से आता है। और इसका प्रयोग करना भी आसान होता है। चौथा, उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत बहुत उपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं, इसके अंतर्गत बहुत उपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं, बहुत उपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं हमें कम कीमत पर ही प्राप्त हो जाती है। बहुत उपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं हमें कम कीमत पर ही प्राप्त हो जाती है। नए बाजार तक पहुंच, नए बाजार तक पहुंच। वैश्वीकरण में पूरा पृथ्वी ही एक परिवार के तरह होता है, इसीलिए पूरा पृथ्वी ही एक परिवार के तरह होता है, इसीलिए हम नए नए बाजारों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। छठा है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत शिक्षा तथा कौशल में दक्ष लोग बाह्य स्रोती बनकर मानवीय पूंजी के रूप में विदेश जाते हैं